इसमें अकाउंटेंसी का क्या मीन है, किस तरीके से हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में बताया था। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, सेकंड पार्टनरशिप फॉर्म, थर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, फोर्थ हमारी जो होती है वो है HUF हिंदू अनडिविडेंड फैमिली बिजनेस, एंड फिफ्थ होता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को शायद बोला जाता है एकल स्वामित्व, कुछ ऐसा करके एक बिजनेस होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म होती है साझेदारी का जो बिजनेस होता है उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, थर्ड होती है एक सहकारी समिति, जो हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, मतलब उसमें लाभ कमाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता है, वहां पर समाज सेवा करना हमारा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा फोर्थ आ गया ना, HUF हिंदू अनडिविडेंड फैमिली बिजनेस। इसके बारे में मैंने हिंदू अविभाजित परिवार, जो बिजनेस हमारा परिवार से परिवार को ट्रांसफर होता जाता है, जनरेशन टू जनरेशन वाइज ट्रांसफर होता जाता है, वो HUF में आ जाता है। और लास्ट हमारा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस कंपनी में 3 टाइप की कंपनीज होती है। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, मतलब एकल व्यक्ति कंपनी, कुछ ऐसा होगा। सेकंड आ जाती है प्राइवेट कंपनी, मतलब निजी कंपनी, और थर्ड आ जाता है पब्लिक कंपनी, मतलब सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, अब ये जो 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेन काम बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस करना। बिजनेस 2 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, वो अगर सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो वो सर्विस प्रोवाइड करवाने का बिजनेस करती है। सर्विसेज देना मतलब जैसे सिनेमा हॉल है तो आपको कुछ देता थोड़ी है वो, आप वहां पर जाते हो, लेकिन जितने टाइम वहां पर आप मूवी देखते हो उसके लिए आप फीस का पेमेंट तो करते हो भाई, वो आपसे चार्ज लेता है ना, तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही आप जिम जाते हो तो वहां से कुछ इक्विपमेंट थोड़ी लेकर आते हो, वो जिम वाला भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब आपको सेवाएं दे रहे हैं वो, और उसके बदले में चार्ज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में खरीदते हो और फिर आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लेते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं किसी जगह से आटा खरीदते हो और फिर उस आटे से ब्रेड बनाते हो, फिर उसको सप्लाई करते हो। ठीक है, जैसे आप साइकिल है तो साइकिल के पार्ट्स अलग अलग जगह से आप लेकर आते हो और उन सबको आप असेंबल करते हो, फिर उसको बेचते हो। तो ये आपका काम किस में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। ठीक है, और एक हमारी जो कंपनी होती है वो होती है ट्रेडिंग, मतलब आप जिस प्रोडक्ट को सेम फॉर्म में खरीदते हो और आप उसको एज इट इज फॉर्म में मार्केट में सेल कर देते हो। जैसे मेरे स्टेशनरी शॉप है, मैं जयपुर से बुक्स है, नोटबुक्स है, ये सारा कुछ लेकर आती हूँ और ला करके यहाँ बेच देती हूँ, तो मैं यहाँ ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ। मतलब मैं किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ उस प्रोडक्ट में, मैं जैसा लेकर आई हूं मैंने वैसे की वैसे ही उसको बेच दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम जो मेनली हमारे 11th क्लास का सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब सामान लाती है और उसको एज इट इज फॉर्म में बेच देती है। तो इस फॉर्म में वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है, उसको क्या क्या चाहिए होता है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का क्या मतलब है, देखो आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आप पैसा लगाते हो और आपको उस पैसे का पूरा हिसाब रखना होता है। तो आप उस पैसे का पूरा हिसाब रखने के लिए उस पैसे को कहां आपने लगाया है, कहां से आपके पास आया है, उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना है। तो आप अगर रिकॉर्ड किसी नोटबुक में लिखते हो तो आप लाइन बाय लाइन आप लिखते जाओगे। तो जब आप एक ट्रांजेक्शन को, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, अब आप मान लो आपने 93 डेज पर या 99 डेज पर कोई ट्रांजेक्शन किया होगा। अब 365 दिन में आप, और एक दिन में ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन करते हो सकता है 10 भी हो जाए, हो सकता है 15 भी हो जाए, हो सकता है 100 भी हो जाए। तो आप अगर वो ट्रांजेक्शन मान लो आपने ईयर में कब किया है, उसका अगर आप वापस से चेक करने जाओगे तो अगर आपने लाइन बाय लाइन लोड किया है तो वो आपको शायद कहीं मिलेगा भी नहीं कि आपका ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था। तो यहां पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक फॉर्मेट होता है, आपको अपने ट्रांजैक्शंस को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही नोट करना होता है। और वो फॉर्मेट आपको कहां बताया जाएगा, आपके अकाउंटेंसी में, जहां पर आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैसे नोट करते हो ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तब हमारे ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें हमारे नेट प्रॉफिट की एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होती है, आपको एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए आप जितने साल में ट्रांजैक्शन करते हो उन सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करना जरूरी होता है।
ठीक है, तभी जाकर आप एक एक्यूरेट मतलब एग्जैक्टली आपको इतना प्रॉफिट हुआ है उस चीज की कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इसीलिए मेंटेन करते हो कि आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सको, और दूसरी चीज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप कितने स्ट्रांग हो, आपके पास में कितनी एसेट्स है। तो ये सारी चीजें आपको कहां पता चलती है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलती है, आपको अपने फाइनल अकाउंट से ही पता चलती है कि एक्चुअल में मार्केट में आपकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपने टारगेट्स को सेट करोगे। मान लो आपने इस साल में 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आपको अगले साल 10,000 का प्रॉफिट ही थोड़ी कमाना है। आप ये सोचोगे ना कि इस साल अगर मेरे पास 10,000 का है, अगले साल मेरे पास में 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपको 10,000 का आइडिया कहां से हुआ, पिछली बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो वहां से आप चेक करके नेक्स्ट ईयर आने वाले जो टारगेट्स है उनको सेट कर पाओगे, तभी जाकर के आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम हमारे ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको अभी समझाती हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनका मीन समझना आपको जरूरी है। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, एक होती है कैपिटल, ठीक है, सेकंड होता है गुड्स, ठीक है, थर्ड होता है हमारा एसेट्स, फोर्थ होती है हमारी लाइबिलिटीज। अब समझ आ रहा है, आ रहा है ना। फोर्थ होता है हमारा परचेज, नेक्स्ट होता है सेल्स, उसके बाद में आ जाते हैं हमारी डेटर्स, फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स, उसके बाद में आ जाती है ड्राइंग्स, इसके बाद में नेक्स्ट आपके जो भी रहेंगे वो मैं आपको और बताती जाऊंगी। देखो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ये पूंजी क्या होती है, देखो जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, मान लो मैंने सोचा है कि मुझे एक बिजनेस करना है, ठीक है, मैंने जब बिजनेस खोलने का सोचा है तो यहां पर मैं हूं उसकी प्रोपराइटर और ये है मेरा बिजनेस। ठीक है, मेरा नाम अगर मोनिका है तो यहां पर जो मैंने बिजनेस खोला है, मान लो वो एम ट्रेडर्स के नाम से खोल लिया, ठीक है, मैं अपने नाम से बिजनेस है, मुझे बिजनेस का अपना खुद का एक नाम देना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने यहां बिजनेस खोला तो मैंने ये बिजनेस एम ट्रेडर्स के नाम से खोला है। तो जब मैं ये एम ट्रेडर्स के नाम से बिजनेस खोलूंगी तो मैं इस बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगाऊंगी, मुझे यहां इस बिजनेस को करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैं यानी ये जो प्रोपराइटर है, बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करने के लिए बिजनेस में जो पैसा लगाता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये कैपिटल जरूरी नहीं है सिर्फ कैश फॉर्म में हो, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कैश में ही रुपया दूं। मान लो कि मैंने कैश में, मेरे पास में 1,00,000 रुपए थे, मैंने कैश के 1,00,000 रुपए दे दिए बिजनेस को, ठीक है, उसके बाद में मान लो मेरे पास में एक गाड़ी थी, वो भी मैंने बिजनेस को दे दी है, और वो गाड़ी मान लो 5,00,000 रुपए की थी, तो ये भी मेरी कैपिटल ही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल कैश फॉर्म में जाती है, नहीं, कैपिटल कैश फॉर्म में हो सकती है और किसी भी अदर फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जो भी चीजें मैं, एक बिजनेसमैन बिजनेस को बिजनेस करने के लिए जो चीजें देगा हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल या फिर पूंजी। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। नेक्स्ट हम चलते हैं गुड्स। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। ये क्या होता है, देखो आप बिजनेस करोगे तो किसी न किसी चीज का तो करोगे, तो जिस चीज का आप बिजनेस करोगे उसको हम बोलेंगे गुड्स। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर जहां पड़ा है वो हमारे लिए गुड्स ही होगा। अगर स्टेशनरी शॉप है तो हमारे लिए बुक्स एंड नोटबुक्स क्या होगी, गुड्स होगा। अगर मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन हमारे लिए क्या होगी, गुड्स होगी। ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप में जो सामान पड़ा है वो उनके लिए क्या है, गुड्स है। तो जिस चीज का वो बिजनेस करेंगे उसको हम कहेंगे गुड्स। उसके बाद आ जाती है हमारी एसेट्स। तो ये एसेट्स क्या होती है, एसेट्स को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति। अब ये संपत्ति क्या होती है,
आपको बिजनेस करने के लिए जो आप चीजें, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि मैंने बिजनेस करने का सोचा है तो ये तो कोई रोड पे तो होगा नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें इसके लिए खरीदनी पड़ेगी। तो मैं जब ये खोल करना चाह रही थी तो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जहां पर मैं अपना ऑफिस खोलना चाह रही हूं, ठीक है। मैंने वहां के लिए फर्नीचर खरीदा, मैंने वहां के लिए एसी खरीदी है, फैन खरीदे हैं, और भी बहुत सारे काउंटर्स वगैरह ये जो लगाए हैं, मतलब ऐसी चीजें, ये जो हमारी एसेट्स होती है इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक होती है हमारी नॉन करंट और दूसरी होती है हमारी करंट। हिंदी में बोलेंगे गैर चालू और चालू, ठीक है। अब ये नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? ऐसी संपत्तियां जिसको आपने एक बार खरीद लिया तो आपको कम से कम 2 से 3 साल तक दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फैन खरीदा है तो हर साल फैन चेंज थोड़ी करोगे, आपने एसी खरीदी है तो हर साल एसी चेंज थोड़ी होगी, आपने फर्नीचर लगवाया है हर साल फर्नीचर भी चेंज नहीं होगा, आपने बिल्डिंग खरीदी है तो हर साल तो बिल्डिंग भी चेंज नहीं होगी। भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन तो हर साल करोगे, लेकिन उनके साथ साथ ये चीजें आपकी चेंज नहीं होगी। तो ऐसी संपत्तियां जिसको आप एक बार खरीदने के बाद में आपको कम से कम 2 से 3 साल और दोबारा कोई संपत्ति उसको वापस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे गैर चालू या नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब ये चालू संपत्तियां कौन सी होती है? ऐसी संपत्तियां जो आपके बिजनेस की तो होती है लेकिन उसको वो आपके पास में 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत बार चेंज होती है, ठीक है। उनकी क्वांटिटी में चेंजेज आ जाता है, जैसे कैश, नगद। अब कैश आपने मान लो आपके गले में 10,000 पड़े हैं तो 1 साल तक वो 10,000 ही थोड़ी रहेंगे, है तो आपके बिजनेस के ही ना। अब अगर वो 10,000 है तो आपके पास पैसा आएगा भी और जाएगा भी, तो वो हर बार चेंज होता जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स या फिर चालू संपत्तियां। दूसरा बैंक, बैंक में आपके पास में पैसा पड़ा है तो ये जो बैंक का पैसा है वो बैंक का पैसा भी आपका 1 साल में सेम नहीं रहेगा, बार बार में चेंज होता रहेगा। उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक आ जाता है, पहले मैं वो समझा देती हूं, उसके बाद में हम करंट एसेट्स में ले लेंगे उसको। वो है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ये क्या होती है? जैसे ही आप कुछ गुड्स मतलब ट्रेडिंग कुछ बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए जो सामान आप खरीदते हो वो खरीदा हुआ सामान एक साथ तो नहीं बिकता। भाई मैंने किसी चीज की 100 यूनिट खरीदी है तो 100 यूनिट एक साथ तो नहीं बिकेगी, और जब वो बिक रही है तो आपने एक पर्टिकुलर डेट, मतलब मैंने आज के 10 दिन पहले 100 यूनिट किसी चीज की खरीदी थी, ठीक है। मैं 10 दिन बाद में मतलब एक स्पेसिफाइड डेट को चेक करती हूं कि मेरे पास में कितना प्रोडक्ट अनसोल्ड है, बिना बिका हुआ पड़ा है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। जो प्रोडक्ट, जो गुड्स मेरा अनसोल्ड है उसको मैं क्या बोलूंगी? स्टॉक या इन्वेंट्री। आज नहीं तो कल बिकेगा तो सही, मतलब वो तो बिक ही रहा है, मैंने तो एक पर्टिकुलर टाइम पर चेक किया है कि इतना मेरे पास पड़ा है। हो सकता है उसके आधे घंटे बाद ही वो सेल हो जाए, हो सकता है उसके 1 घंटे बाद वो सेल हो जाए, हो सकता है वो 10 दिन ही सेल ना हो। तो ऐसी एसेट्स जो आपके पास में पड़ी है, बेचने के लिए पड़ी है लेकिन बिकी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और ये भी हमारी करंट एसेट्स है, क्योंकि पड़ी क्या है? बेचने के लिए। जैसे ही बिकेगा पैसा तो आएगा, आएगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। मतलब यहां पर हमारा स्टॉक भी क्या होता है? करंट एसेट्स। इसके बाद में परचेज एंड सेल्स, सॉरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मींस दायित्व। ये दायित्व क्या होते हैं? देयताएं या फिर दायित्व। दायित्व क्या होते हैं? देखो, आप जब किसी एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी संपत्तियां हैं, लेकिन जब बिजनेस करते हो तो बहुत सारे आपकी जिम्मेदारियां भी आ जाएगी। जैसे मान लो आपने बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन क्या है? आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जिसको आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, हम उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज, ठीक है। जैसे बैंक लोन हो सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो वो हो सकता है, बैंक ओडी हो सकता है। डू यू नो अबाउट बैंक ओडी? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, चलो
तो लाइबिलिटीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है परचेज। ये परचेज क्या होता है? जब आप गुड्स को खरीदोगे तब हम वर्ड यूज में लेते हैं परचेज, मतलब जब भी आप माल खरीदोगे तब परचेज होगा। सेल्स, उस माल को जब तुम बेचोगे तब सेल्स होगा। ठीक है, अब आपने अगर माल को खरीदा है तो या तो आप कैश में खरीद सकते हो या फिर उधार में खरीद सकते हो। तो अगर आपने माल को उधार में खरीदा है तो वो बंदा आपसे पैसे मांगता है ना, फ्री में तो दिया नहीं है, वो पैसा मांगता है और उसको आज नहीं तो कल पैसे का पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जो आपसे पैसा मांगता है वो क्या होंगे? आपके लेनदार या फिर क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स, आपने माल को बेचा है, कैश में बेचा है, अच्छी बात है, कैश उसी वक्त आ गया। लेकिन अगर आपने माल को उधार में बेचा है तो उस बंदे से आप पैसे मांगते हो, आज नहीं तो कल उसको देना पड़ेगा। तो जिनसे आप पैसे मांगते हो उनको हम क्या बोलेंगे? देनदार या फिर डेटर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये लाइबिलिटीज में मैंने इंक्लूड किया था बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओडी।